नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार सूर्यबाला की लिखी कहानी आखिरी विदा लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। सुबह से 3 बार रपट चुकी थी वे। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर के लिए इलायची की डिब्बी निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। ना कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूल्हे में चिलक, थोड़ी छिली रक्ताब कोहिनी और कनपटी पर अलमारी के कोने की खरोंच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहाँ। पति पर इस समय पिता हावी है। उनकी चोट से ज़्यादा एयरपोर्ट पहुंचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पति ने घड़ी देखते हुए और हड़बड़ाई उन्होंने एक हल्की कराह के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया है, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने लिखा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई। अपनी धरती पर उसके पैर पड़ने के बाद भी पूरे 1.25 घंटे वे दोनों बिना देखे उसे कैसे रहें। और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर पूरी, सूखी गीली सब्जियां, किशमिश छुआरे की चटनी बनाती रहीं तो उसके पास बैठ कैसे पाएंगी। पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तलफलाती उतावली एक अनवरत सिलसिला। पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तलफलाती उतावली का एक अनवरत सिलसिला। पिता हो गए। पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एकदम निकल जाना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना बेटा ही तो है। हाँ, उनका बहुत अच्छा बेटा। सोच कर ही भीगी किस्में जैसे और मीठी हो आई, निकाल कर छुआरे की चटनी में मिलाई और उठ ली। हाँ यह एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीच कर देखे तो सब कुछ बह जाने के बाद भी उन जैसी माँओं की आंखों में कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी, अपने अपने समंदरों के सच की वानगी के रूप में। हाँ, ये एयरपोर्ट गवाह है। सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लैस कर दिया, सूटकेस से लेकर अचार बड़ियों तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने के पहले कुछ पल खड़ा रहा, थम कर भरी आंखों से देखा था, फिर पलट कर चला गया। सिक्योरिटी में कितनी देर लुटे पिटे से खड़े रहे वे दोनों, फिर अचानक जमीन थर्राई, एयरपोर्ट के कांच दरवाजे कपकपाए, अंदर की प्राण वायु को जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज। चलो लौटो। कंधे पर पति हो आए पिता का हाथ पड़ा था। वे ही इस बार नन्हे बच्चे से किलके आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोर लाई दृष्टि। उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वह बह रहा, वैसा ही संजीदा शांत, थोड़ा और निखर आया था। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या हुल से दोनों निहाल बेहाल उसे देखते रहे, इस खिड़की से उस खिड़की जाते, कागज बढ़ाते, क्लियर कराते। अंत में आ गया एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करना। बेहद धीमे से साथ आए लड़के को आंखों में समझाया गया, माता पिता की तरफ इशारा करके, सॉरी अंग्रेजी में, मैं साथ नहीं आ पा रहा, ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ मिलाते पलट लिए। वह इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, माँ की बगल में। कैसी हो मम्मी? मगन, गदगद रोमांच, विकल खुशी का अतिरेक, जैसे सीना फाड़ कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा? मैं अचकचाकर, आधे शर्माए आधे पुलकित, मैं तो बेटा एकदम फिट हूँ। ये तुम्हारी मम्मी ही दिन रात कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे खुद बना के खाता पीता होगा, कह कर बिसूरती रहती थी। सोते जागते बस एक ही रह। मैं हंस दिया उसी संजीदगी से, लेकिन तत्क्षण एक सतर्क अलर्टनेस उधेड़ बुनसी। इस इतने प्यार के अतिरेक को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए। तब तक माँ ही पूछ रही थी, तू बता कैसा है?
मैं अटपटा सा हो गया और फिर हंसकर अच्छा हूँ। तब तक माँ ही पूछ रही थी, तू बता कैसा है। मैं अटपटा सा हो गया वह, फिर हंसकर अच्छा हूँ, एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कौर, लेकिन इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था। अच्छा हुआ जो पिता ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में कुछ पूछ लिया। वह इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती हैं बेबी तो ये सब, फिर भी थोड़ी ईर्ष्या हुई पितृत्व से। बे और पति क्या कोई दो हैं। आ गया घर भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच से अचानक किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। क्या दे सबसे पहले खाने को, खीर, दही या फिर दूध में भीगे हुए अमावट। अमावट उसे बहुत पसंद है। गजक भी तो उसकी सारी पसंद की चीज़ें घर में ला ला कर जमाई हुई हैं, लेकिन वह खाएगा क्या, कैसे मालूम हो। बावली सी उसके सामने ढेर सारी खाने की चीज़ों की सूची दोहरा गई। थोड़ी खिसियाहट सी लगी। वह उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कराया, कुछ भी दे दो, पर जरा सा ही। प्लेन में खाया है। कुछ भी आखिर क्या, इतनी सारी चीज़ों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी, उसे बहुत पसंद है, लेकिन अब दोबारा नहीं पूछेगी। दौड़ी दौड़ी आकर थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें एक प्लेट में सजा लाई। खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो वह और भी ऊब जाएगा, शायद कुछ भी ना खा पाए। वही हुआ। अरे इतनी सारी चीज़ें। हंस गया वह, जैसे किसी बच्चे ने प्लेट थमाई हो। थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। बेलजाई खिसियाई से प्लेट वापस लेकर चली गई। मन न माना, चाय बना दूं? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं। पति ने भी आंखों में भर जा, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ जाती हो। सो चुप होली। सब तरफ एक शांत संजीदी चुप्पी पसरी हुई। अचानक घर और बड़ा खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे थे। साथ ही साथ डर भी कि कहीं इनमें से कोई ये सूनापन भांप न ले। लगातार ये सोचते हुए अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तब तक उसे याद आया, ठहरो मैं सूटकेस खोलता हूँ, और उसने विदेशी लेबलों से लैस शर्ट, साड़ियाँ, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीज़ों के पैकेट निकाल लिए। उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा आपके लिए, ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी सी बची चीज़ें उनकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वह सब वहीं का वहीं दीवालों में चिन गया जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वह सब जिसके लिए पूरे 7 सालों से तरस रही थी। समेट ले उसका माथ अपनी गोदी में, दुलार ले जी भर, या फिर रोल ही ले हिल कर। कैसी आधी आधी रातें अचानक बढ़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती। एकदम होश उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन की रात होता है ना वहाँ। तो जागा होगा कि सोया, कैसा लगता होगा। फिर एकदम से उसे देखने की बेकली तलफला उठती। तकिया भीग जाता, पिता भी न जान पाते। लेकिन कहाँ सिर्फ इतना ही। नहाएगा तू? नहा लूँ? ना मन हो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सुस्ती सी लग रही है और नींद भी। ओह कितनी स्वार्थी हैं बेबी। उसके जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल ही गई। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई और अंदर बाहर जल्दी से खाना गर्म करने की उतावली, या फिर उसके सनाके से उभरकर अति व्यस्त हो जाने की तृप्ति। डोंगे पोंछे सजाए रसे का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जली, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एकाध चीज़ें डोंगे से छलकी। 7 साल पहले भी तो ये सब सारी चीज़ें बनाई थी, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआंसी सी हो गई। पति को बुलाया, वह भी दौड़ा आया। क्या हुआ? लाओ मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया? सब कुछ एक साथ ही। उसके कहे में प्यार ज़्यादा था या परेशानी और खींच?
पर तुरंत से तुरंत भय छुपा। बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति झलकी उसके चेहरे पर। संभल संभाल संभाल कर वह मेज पर माँ को परसने में मदद करता रहा। ज़्यादातर चीज़ तो उनके भरपूर परसने के पहले ही लपक लपक कर लाओ मैं खुद ले लेता हूँ ना, यानी अपनी ज़रूरत मुताबिक बहुत ज़रा सा। अच्छा बहुत बहुत अच्छा बना है सब कुछ, खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया, वह मुश्किल से खा पा रहा था। थकान नींद से बोझल जा सो रहे। 3 रातों का उलटफेर सो गया वह पति भी। मैं टेबल किचन सलटाती रही, पोंछना पाँछना बचा खुचा समेटना, बीच बीच में जाकर हौले से कमरे में झाँक आना। कहीं उठा तो नहीं वह, कहीं जागा तो नहीं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस्त, लेकिन मन बौड़ियाया पाखी। घूम फिर बही, खींच कर खुद को ही फटकारा। अब वह मोहलत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते न बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे, सोचकर पड़ रहती है चटाई डाल। वही उसके कमरे के आसपास, कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, जानती है। पर पड़े पड़े भी आँखें कहाँ झपकी। दृष्टि पंखे से बल्ब से रोशनदान से धूप के फूल टकोरती रही। बचपन में 2 के पहाड़े से भी पहले अद्धे पौने के पहाड़े रटाए गए थे। समय बिल्कुल उन्हीं अद्धे पौनों के बीच से गुजर रहा था। एक घड़ी ज़रूरत से ज़्यादा टिकी हुई। समय जैसे एक गुफा हो गया, वे घुट रही हो उसमें। सापित है रोशनदान, घड़ी, पंखे, छनकर आते धूप के फूल टटकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नज़र पड़ते ही चिहुक सी गई। कहीं धूप की चौंध तो नहीं आ रही उसके बिस्तर पर तो आँखों पर भी। इसे पर्दे खींचने को कह देना था। चलो खिड़की का पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वह, कुनकुनाकर उठा। अपराधिनी सी पकड़ी गई वे, कोसने लगी खुद को ही, जाने मुझे क्या सूझी पर्दा खिसकाने की। लेकिन वह संयत भाव से उठ जाता है, कोई बात नहीं, फिर सो लूँगा। चाय लाऊं? हाँ लाओ। उनके आने पर वह नींद से बोझिल आँखों पर पानी डालता रहा। वे उमंगती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीज़ें सजा लाती हैं। ओह मम्मी, वह परेशान हंसता रहता है, अभी इतना तो खाया था ना, बस चाय। उसके चेहरे पर अकुलाहट लक्ष्य करता वह खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी कैसी हलकोर सी मचाता है ये सवाल। कहीं एक वाक्य जब वह महीने 15 दिनों पर फ़ोन पर पूछता था तो उसका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल अपने आप में एक खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वह सबकी कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती। विभोर गदगद यह भी कि वह चिंता न करे, अच्छे से रहे। ओके मम्मी। लाइन कट जाती, उनकी आवाज़ का छोर हाथ से छूट जाता। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी अंदर एक बेबसी निचोड़ती थी। वे कितना कुछ पूछना चाहती हैं, कितना कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन आज वह एकदम उनके पास आ गया और पूरे इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता उससे पूछ रहा है, और मम्मी कैसे हो सब लोग? तो वे एकदम चुप सी हो रही हैं। उन्हें लगता है जैसे सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार खत्म हो चुके हैं। नहीं, छी, ये बात नहीं। असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा इस सवाल के जवाब के सिलसिले को कहाँ से शुरू करें। फ़ोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काट कर थमाया समय का एक छोटा टुकड़ा भरी। लेकिन अब समय तो इफरात है, फिर क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात उन्हें लगता है कि सारे अंतहीन सिलसिले एकदम से खत्म होने को आ गए। समझ रहा है शायद वह भी, इसीलिए मन कुछ ठीक ठाक ज़्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा था, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मामी कैसी हैं मम्मी? और रचना की शादी हो गई? बात तो चल रही थी कई जगह पर। जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजर जाने के बाद खुद भी इधर बीमारी ही चल रही है। ओह, एक दिन जाकर आऊँगा। और अविनाश चाचा, रतलाम वाले फूफा जी, उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर,
गढ़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे जैसे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने के लायक बनाए गए। कल पुर्जे नहीं साहब, ठीक ठाक तो हैं, बढ़िया से काम दे रहे हैं कल पुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले खत्म? क्या इन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहाँ ऊदे स्वेटर पर सफ़ेद ऊन से उसके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसकी आंखों की खुशी छिपाए नहीं छुपती थी, डर भी तो नहीं छुपता था। जब बगिया बैताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था वह, फिर दवात सहित पूरी स्याही उलट जाने पर पापा तक बात न पहुंच पाने का वायदा, इन जैसे या इसके अलावा भी कहीं भी जाने कुछ भी पाने की आश्वस्ति, सीधा हट, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना या जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सिलसिले एक तरफा तो नहीं हो गए? मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समिधा, अन्यथा जो कुछ है जितना भी, वह खुलकर सामने क्यों नहीं आता? अचानक उन्हें लगा इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोल कर भर हाथों चारों ओर छितरा देना। खुद वे ही क्या कर पा रही हैं? शायद कुछ रिश्ते जिंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव चिनती चली जाती है, ऊपर पुख्ता दीवारें उठती चली जाती हैं, एक नई इमारत, एक नई दुनिया आप से आप, एक विकास यात्रा उम्र के पड़ाव पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केचुल से छूटती जाती उम्र, दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है एक छोटी चीज़, रिश्ते, प्राथमिकताएं, और वह किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर, एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तू थक गया होगा ना? ना, नहीं तो, बल्कि तुम ज़्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी भी देर बातें कर सकता हूँ तुमसे। ओह, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला सा लग रहा होगा ना? वह झिझका, सहमा। हाँ, थोड़ा बहुत दिनों बाद लौटा हूँ ना। उन्हें लगा कुछ पूछ पाता तो शायद यह भी पूछता कि कितने पीछे लौटा ले जाना चाहती हो तुम मुझे। आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है, तुम्हारे लिए आसान है माँ निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन, सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसीलिए तुम निरंतर चहल पहल भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियाँ हैं। वेल बजी, सिर्फ पिता रह गए, पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सी सांस हल्की हो गई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी सी करते पकड़ जाने का एहसास, हल्कापन यानी छुटकारा। अपने बहुत कुछ बेटे के पास हटाने पर वह 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ जलाती, पुए तलती रहीं, बादाम की कतलियाँ बुरकती रहीं, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रहीं, उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे में कंघी करते देखती रहीं, देख देख कर निहाल होती रही। जगते में ही नहीं, सोते में भी बीच बीच में कमरे झांक आती उसके। लेकिन अंतिम दिन आधी रात जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज़ में उसके कंधे पर हाथ धरकर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वह, तो उनकी आंखों में 2 भरपूर आंसू डबडबा आए। उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा, पिता ने समझा। ये तो होना ही था, बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसीलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौट कर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा गया। पछाड़ खा खा के लहरें चकनाचूर होती रहीं। बोल पाती तो कहती, नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहाँ तक। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यवाला की लिखी कहानी आखिरी विदा। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।